साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर्म HP टेट 2022 जो कि अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को वॉच नहीं किया है जो कि हमने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई है, तो आप जाकर पहले उन वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट MCQ करेंगे, क्वेश्चन करें। हालांकि इस वीडियो में मैंने जितना पॉसिबल हो सके उतना हमने क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर अभी तक आपने हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो हम एक बार आपको सुजेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर, साइकोलॉजी वाली नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको वॉच कर लें। वहाँ से क्या है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप इन क्वेश्चन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा और यूटिलाइज भी आप अच्छे से कर सकेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो वो प्लेलिस्ट है हमारी, ठीक है, प्लेलिस्ट है, उसमें हमने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं जो मेरे पर्सनल खुद के हैंड से, जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे हैंड रिटन नोट्स से, उससे हमने वो वीडियोस बनाई हैं। आप जाकर उनको देख भी सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो 30 में से 28 क्वेश्चन नंबर आए थे और दूसरा टेट जो निकाला था उसमें 30 में से 29 नंबर आए थे उन्हीं नोट से गाइस, ठीक है। उसमें जो आपको 11 से 12 वीडियोज़ मिल जाएगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है, 12 वीडियो, बस वही वॉच कर लेनी, बाकी कुछ नहीं करना आपको। साइकोलॉजी ना बुक लेनी, ना कुछ नहीं करना है। अगर टेट क्वालिफाई नहीं होगा तो मेरे को पकड़ना है आपने। लेकिन साथियों ध्यान रखना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप वीडियोस अगर होगी आपसे, उन वीडियोस के आपको नोट्स भी बनाने हैं, 11-12 वीडियोस को उनको करना है, वहीं से आपका टेट क्वालिफाई होगा, इतने में आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ओके गाइस, पहले उन वीडियोज़ को देख ले। अगर आपने वो वीडियोज़ देखे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है, अर्थात इन 4 ऑप्शन में से चिड़चिड़े जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, पित्त। पित्त जो है चिड़चिड़े व्यक्ति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हेरिडिटी के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में दो चीज़ों का बड़ा अहम प्रचलन होता है, हेरिडिटी और दूसरा होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण। लेकिन आनुवंशिकता के भी कुछ एक फैक्टर होते हैं, वातावरण के भी कुछ एक फैक्टर होते हैं। तो जैसे एग्रेशन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है कि हेरिडिटिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी पूछा जाएगा वो कौन सा होता है। जैसे चिड़चिड़े व्यक्ति का आपको याद रखना है कि पित्त जो है चिड़चिड़े व्यक्ति में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हमारी आदतों का निर्माण करते हैं फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? मैंने आपको बहुत बार बोला है कि 1 या 1 या 2 स्टेटमेंट्स जो है हर एक बार टेट के एग्जाम में आती है कि कौन सी कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्टेटमेंट है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ये ऐसा क्वेश्चन जरूर टेट में आपको देखने मिल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है वो आपके ऊपर, अलग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि साइकोलॉजी में कम से कम 150 से लेकर 200 ऐसी स्टेटमेंट्स है साथियों जो कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के द्वारा गिवन है। तो कोई भी आ सकती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको लग का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी जो कुछ एक इंपॉर्टेंट्स होती है उनको हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हैबिट्स के बारे में जो बताया था तो ये हमारे जो है ड्रैगन ने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। उन्होंने पहले बताया था कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, हैबिट्स का निर्माण करते हैं, और बाद में हैबिट्स जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है, ठीक है। इसको इस तरह से भी जाना जाता है कि हैबिट्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी पर्सनैलिटी से, यानी कि हमारे व्यक्तित्व से। तो ये जो है ड्राइडेन ने कहा था, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि पहले हम हैबिट्स का निर्माण करते हैं और बाद में जो हमारी हैबिट्स होती है उससे जो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, यानी कि उस तरह की हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो आपको याद रखना है ड्राइडेन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो जो वर्तमान में साइकोलॉजी को किसका जो है व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना कि अगर इस तरह से होता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस का अध्ययन माना जाता है तो वो व्यवहार का व्यवहार होना, ठीक है। तो मानव व्यवहार का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग या टिपिकल पूछा गया है, हालांकि पूछा वही गया है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया है शिक्षा मनोविज्ञान, तो राइट आंसर इज मानव व्यवहार। यानी कि साथियों क्या है, सबसे पहले साइकोलॉजी को जो है आत्मा का अध्ययन माना जाता था, ठीक है। क्या माना जाता था? आत्मा का अध्ययन माना जाता था। उसके बाद जो है इसको मन का व्यवहार माना जाता था, मन के स्टडी ऑफ, जैसे स्टडी ऑफ सोल माना जाता है, फिर स्टडी ऑफ माइंड। उसी तरह से जो वर्तमान समय में इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर माना जाता है, यानी कि जो इंसान का पूरा बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कोई भी इंसान किसी भी तरह का व्यवहार करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो व्यवहार है वो सारा के सारा साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, मनोविज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का उसका मनोविज्ञान होगा उसी तरह का वो व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसका हमने डिटेल लेक्चर अपने देखना तो हमारी साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर सकते हैं। पहली ही वीडियो में मैंने
पूरा इसमें बेसिक रहा है। साथियों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी वाली हमारी प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। यहाँ पे आई वर्ड जो बटन है यहाँ पे भी आपको लिंक आ जाएगा प्लेलिस्ट का, या वीडियो जब खत्म होगी तो स्क्रीन के ऊपर भी प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा। साथियों क्या है कि जो उसमें हमने जो अपने पूरे हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स से आपको वीडियो बनाई है। उन हैंड रिटन नोट्स से अगर मैं पर्सनली बात करूं, जब मैंने टैट का पेपर दिया तो 30 में से 28 मार्क्स उन्हीं टैट में से आए थे। और अदर जो हमारे साथी HP टैट TGT से जुड़े हैं उनका भी जो है टैट क्वालिफाई हो चुका है और 30 में से बहुत अच्छे नंबर यानी कि 25+ ही आते हैं। मतलब अच्छे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स से गए हमने उसमें वीडियोज़ बनाए, लेक्चर वीडियोज़, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उनको देख लें, ठीक है, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी का, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान था, उसके बाद धीरे धीरे मन का बना, फिर चेतना का बना, ठीक है, अब जो है व्यवहार का बना। और इसके फादर कौन है, जैसे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है JB वॉटसन, मैं बता देता हूँ। तो अलग अलग फादर है, मॉडर्न फादर जो है विलियम जेम्स है, ठीक है, एजुकेशनल फादर जो है थॉर्नडाइक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ को नहीं देखते हैं साथियों, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो टैट के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, उसके बाद ही जो MCQ टाइप जो वीडियो हम आजकल आपके लिए अपलोड कर रहे हैं उनके बाद ही आपको देखना है। तो कुल मिलाकर जो हमारी वीडियो है आई थिंक 16वीं वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 15 वीडियो हमने अपलोड किए, 15 में से 12 से 13 वीडियो है जो हमारी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आपको क्या करना है इसकी टैट के लिए, कोई भी टैट या TGT कमीशन जो भी होता है आपका, उसके लिए आपको साइकोलॉजी की कोई बुक नहीं लेनी है। आपको सिंपली क्या करना है कि हमारी उन 12 से 13 वीडियोस को देखना है, वही कॉन्सेप्ट इनफ है यार, वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं HP टैट में। और उसके बाद को आपको इस तरह के MCQ क्वेश्चन को वॉच करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सामूहिक बुद्धि क्रियात्मक परीक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ये इंटेलिजेंट बुद्धि वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है 2 तरह के परीक्षण होते हैं। एक ग्रुप में होता है, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। जो बुद्धि यहाँ पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। आर्मी अल्फा आर्मी बीटा जो यही है, ये ग्रुप जो परीक्षण है बुद्धि के, ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें भी जो है ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो है आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कहिए चारों के चारों जो आपको दिख रहा है ये जो है ये सारे के सारे बुद्धि के अलग अलग टेस्ट्स है, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर है, बुद्धि वाला जो चैप्टर है, यहाँ से ज़रूर 4 से 5 मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो या 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे टैट के एग्जाम में, किसी भी टैट के एग्जाम में, खासकर HP टैट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला ही चैप्टर मैंने इंटेलिजेंस का करवा रखा है, फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है HP टैट के नज़रिए से। उसको देख ले यार वीडियो को साथियों, आपको इन ऐसे क्वेश्चन में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ जाएंगे और वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबर्ट M गैने द्वारा बताया गया दिगम प्रकारों में कौन सा सही नहीं है। जो गैने के द्वारा दिया गया है कि लर्निंग की कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, तो गैने ने दिया था, तो उनके द्वारा इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है अशाब्दिक अधिगम, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जबकि संकेत अधिगम, शाब्दिक अधिगम और प्रत्यय अधिगम जो है गैने के द्वारा अधिगम में अपना बताया था, ठीक है। गैने के वीडियो भी हमने बनाई है प्लेलिस्ट में, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट होता है, फिर से मैं बताना चाहूँगा, HP टैट के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इनफ कॉन्सेप्ट, वो आपको उसमें मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। तो उन वीडियोज़ को आपको वॉच करना है। बहुत सारे साथियों ने उन वीडियोज़ को वॉच करके अपना टैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या जिनका टैट क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उन वीडियोस को वॉच कर लें। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। आप एक बार साथियों इनको ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ देख ले, बिल्कुल अच्छी तरह से उसमें हमने समझाया आपको। उसके बाद जब आप इन क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको जो चुटकियों में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मेरे से पहले ही आप आंसर देख लेंगे कौन सा आंसर है, ठीक है। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है, तो ऑप्शन इज राइट सी। बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, तो ये जो होता है मानसिक विकास का परिणाम होता है कि जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका ये रिजल्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरणाएं, बालक की प्रेरणाएं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़े, वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नताओं को प्रभावित करता है? तो यहाँ देखिए जो हेरिडिटी है गाइज, हेरिडिटी की बात की गई कि हेरिडिटी किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है ना। तो जो हेरिडिटी है वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित करता है? रचनात्मक, सामाजिक, शारीरिक या मानसिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शारीरिक। जो मानसिक होता है गाइज, मानसिक को जो है आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावित करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट से मानसिक होता है, जबकि वंशानुक्रम जो है वो शारीरिक चीज़ को इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हेरिडिटी है, वंशानुक्रम चीज़ें होती है जो हेरिडिटी जो आपके पेरेंट्स से गिफ्ट में मिली है, जो आपके एंसेस्टर थे, आपके पूर्वज थे, उनसे मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कलर का एग्जांपल है, जैसे किसी के हल्के से सांवले कलर के या ब्लैक कलर के पेरेंट्स रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ब्लैक कलर या सांवला कलर के होते हैं। या फिर किसी पेरेंट्स की अगर मान लो हाइट कम है तो उनके बच्चे भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो भी स्मॉल हाइट्स के होंगे, या किसी के टॉल है तो उनके भी टॉल। तो मतलब ये शारीरिक फैक्टर के ऊपर को ज़्यादा प्रभावित करता है, जबकि जो मानसिक फैक्टर है, मानसिक फैक्टर को इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। सामाजिक जो ये सामाजिक है, सामाजिक फैक्टर को ये वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें प्रभावित करती है सामाजिक विकास को। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं ये चीज़ों को। वंशानुक्रम जब भी आपको मिले उसका सीधा संबंध होगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, टेट में जैसे ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जब भी आपका वंशानुक्रम को पूछा कि कौन सा प्रभावित करता है या किस चीज़ का संबंध है, जहाँ भी आपको शारीरिक या फिजिकल दिखे सीधा ही उसमें टिक कर लेना है। इन्वायरमेंट मिले तो सीधे मानसिक तरीके को टिक करना है, सामाजिक दिखे तो दोनों को होगा। ठीक है, सोशल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्या एक आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? जो मॉडर्न समय में एजुकेशन दी जा रही है उसकी जो चीफ करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, मेन करेक्टरिस्टिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है, यानी कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के द्वारा आजकल नॉलेज दिया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बुद्धिलब्धि जो शब्द है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको आईक्यू कहते हैं, सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था? तो शब्द गैर जी, इस चीज़ को ढंग से समझिएगा। एक आईक्यू वर्ड है, एक आईक्यू फार्मूला है जिसको MA/CA × 100 कहते हैं, जो आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला है। ये किसने दिया था? बुद्धिलब्धि शब्द किसने दिया था? और तीसरा कि आईक्यू का टेबल किसने दिया था? ये सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। डिटेल लेक्चर चाहिए तो वीडियो को वॉच करें। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टर्मन। तो क्या जो बुद्धिलब्धि शब्द है वो टर्मन ने दिया था। और जो आईक्यू का टेबल है, जो आईक्यू का टेबल है जिसमें ये बताया गया कि भाई किसी की बुद्धिलब्धि अगर 80 से 90 के बीच में तो एवरेज होगा, किसी की 120 से ज़्यादा है तो जीनियस होगा, किसी की 20 से 40 के बीच में तो डल होगा, डफर होगा। तो ये जो आईक्यू का टेबल है ये भी टर्मन ने दिया था। ठीक है, जबकि जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आईक्यू का जो फॉर्मूला जो भी मैंने बताया, मेंटल अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100 MA/CA × 100, ये जो फॉर्मूला है पूरा ये किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ये जितने भी डिटेल लेक्चर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो आप जाके हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है। हालांकि यहाँ पे आपको PDF में 1 2 दिखेगा, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन कर लें तो 11वां क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है गाइस? ये डिसेबिलिटीज़ होती है। ठीक है, अलग अलग, जिनको हिंदी में विकार कहते हैं। किसी को पढ़ने का विकार होता है, कोई लिखने का विकार है, कोई चलने का विकार है। ठीक है ना, कोई अगर शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसका विकार है। तो ये कोई ना कोई विकार आ जाता है। विकार वाली भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ऐसा ना गाइस, उन वीडियोस को देख ले, क्योंकि जैसे 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें 1 नंबर आपका बिल्कुल श्योर है। क्योंकि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसऑर्थिया, डिस्थीमिया, इनसे क्वेश्चन तो बनना ही है। तो इससे बेहतर है आप वीडियो में समझे। मैंने ट्रिक्स के साथ बताया कि इनको लर्न भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये पठन विकार, रीडिंग डिसेबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डिसलेक्सिया होता है गाइस रीडिंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि कोई ऐसा साथी है जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, मतलब रीड नहीं कर पा रहा है। जैसे कोई उसको डिसलेक्सिया पढ़ना नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को, हालांकि उसको पता है डिसलेक्सिया लिखा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है कि डिसलेक्सिया है। रीडिंग डिसेबिलिटीज़ को डिसलेक्सिया कहते हैं। जबकि डिसग्राफिया जो होता है गाइस वो लेखन
विकार होता है, लेखन विकार यानी कि राइटिंग डिसेबिलिटीज। अगर कोई ऐसा साथी है जैसे डिसलेक्सिया, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, डिसलेक्सिया बोल तो रहा है वो, लेकिन उसको लिखना नहीं आ रहा है, तो ये लेखन विकार हो गया, उसको डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, डिस्थीमिया होता है गाइज मानसिक विकार, और डिसकैल्कुलिया होता है गणितीय विकार। अगर कोई छात्र गणित के क्षेत्र में वीक है, मैथ्स में वीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने भी ये विकार है, जितने भी ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसेबिलिटीज़ है, जिसको हम इंग्लिश में डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, वो हमने एक वीडियो में करवा रखी है, जाकर आप उनको देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक डिसेबिलिटी तो ज़रूरी आती है टेट के एग्जाम में, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने नंबर लाना है या नहीं लाना है। लाना है तो वीडियोज़ को वॉच कर ले, कुछ नहीं है यार गाइज, आपसे 4 से 5 घंटे लेंगे सारी 12 से 13 वीडियो को देखने में, और आपका इजीली 30 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। फिर क्या इतनी वीडियोस देख लो, 30 नंबर के आपको टेंशन नहीं लेनी है, साइकोलॉजी में आ ही जाएंगे, बाकी अदर सेक्शन के ऊपर आप फोकस कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, वीडियोस आप वॉच नहीं करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि आपका टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, तो अर्जित प्रेरक नहीं है। ठीक है गाइज, आपको ध्यान रखना है, जो अर्जित होते हैं, अर्जित इन्वायरमेंट से हमने ग्रहण किए होते हैं, जो हमें गिफ्टेड मिलते हैं। ठीक है, जो अर्जित नहीं होते हैं वो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आदत की विवशता, जो आदत की विवशता है, ये जो है अर्जित प्रेरक नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बाप किया देखिए, मंद व्यसन है, आकांक्षा का स्तर है, क्रोध है, ये क्या है, ये सारे हमें गिफ्टेड होते हैं, हेरिडिटिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध जो है बच्चे को नहीं आता है, तो क्रोध जो है ये हेरिडिटिकल है। ठीक है, बच्चे के जन्म के साथ ही आ जाता है। आकांक्षा का स्तर भी है, और मद जो व्यसन है ये भी। जबकि जो आदत है, अब देखिए ना, इन वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे हैबिट है, जाहिर सी बात है, हैबिट जो है, कोई भी हैबिट है, किसी को फ़ोन चलाने की हैबिट होती है, किसी को सिंगिंग करने की हैबिट, किसी को गेम्स खेलने की हैबिट होती है। ठीक है, अलग अलग हैबिट है, वो सारी के सारी इन्वायरमेंटल होती है, वो अर्जित प्रेरक होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 13, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। ठीक है, जो अभिप्रेरणा, इसको हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वातावरण का जो प्रभाव है वो मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट के निर्माता है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हरमन रोडशा, ऑप्शन नंबर सी। उन्हें ये पर्सनैलिटी के लिए दिया था, व्यक्तित्व के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसका भी हमने कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में। इंक ब्लॉक टेस्ट जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए, यानी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी को मापने के लिए हरमन रोडशा ने स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, प्रश्न नंबर 15 है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं? बिल्कुल बेहद ही सिंपल है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या कहा जाता है गाइस? संतोष और असंतोष का नियम भी। हमने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से 3 प्रमुख नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने अपनी हिट एंड ट्रायल, इनने हिट एंड ट्रायल की लर्निंग थ्योरीज दी थी, जिसको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ। दूसरा ही चैप्टर आपने करवा रखा है लर्निंग थ्योरी के ऊपर, जिससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग थ्योरी अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है 4-5 मुख्य, जैसे कोलर है, ठीक है, उनने दी थी थ्योरी, BF स्किनर है, थॉर्नडाइक है, तो उनका आपको रखना है। जैसे आपने थॉर्नडाइक जी ने दी थी हिट एंड ट्रायल थ्योरी दी थी उन्होंने, भूल और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उसमें उन्होंने 3 नियम दिए थे मुख्य नियम, एक अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। जबकि संतोष और असंतोष का जो नियम है ये प्रभाव का नियम से संबंधित है। आई होप आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास की शुरुआत होती है किस वाली अवस्था से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रसव पूर्व अवस्था से। देखिएगा, इस प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है ये होती है प्रेगनेंसी के टाइम की अवस्था, यानी कि प्रसव पूर्व होता है जब बच्चा हो जाता है। पूर्व मतलब उससे पहले, यानी कि जो जन्म से भी पहले की अवस्था, जब बच्चा जो है माँ की कोख में होता है, ठीक है, भूमि में होता है, ठीक है, यानी कि माँ की कोख में होता है। अब देखिए गाइस, बहुत सारे साथी जो यहाँ पे शैशव अवस्था को भी टिक कर सकते हैं, भाई सोचते हैं कि जब बच्चा का जन्म होगा उसके बाद ही उसमें विकास होगा, लेकिन ऐसा गलत है। जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रसव पूर्व अवस्था। क्यों गाइस? क्योंकि माँ के कोख के अंदर भी बच्चे में डेवलपमेंट होते हैं शारीरिक रूप से। जैसे बच्चा है, बच्चे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो 9 मंथ बच्चा माँ की पेट में रहता है, तो वहाँ पे बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होते हैं, ठीक है, उसका मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन वो कम स्तर पर होता है, वहाँ पे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। तो ठीक है, यहाँ पे सिंपल विकास की बात की तो विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जन्म से भी पूर्व, जब माँ की
कोख में बच्चा होता है तब से जो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शैशवावस्था के साथ जाएंगे जो कि गलत आंसर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तब जो है यहाँ पे किशोरावस्था या बाल्यावस्था में से कोई एक आंसर राइट होना कि मतलब संज्ञानात्मक मतलब तार्किक रूप से कब सोचता है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे किशोरावस्था होता। यहाँ पे मूर्त और अमूर्त चिंतन के बारे में बात की जाती है जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप जीन पियाजे वाला हमारा चैप्टर देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इस तरह का नहीं है, तो आपको सिंपल यहाँ पे विकास पूछा तो वो जो है इन्फेंसी या जो प्रसव पूर्व अवस्था होता है यहाँ से ही शुरू हो जाता है विकास, है ना, यानी कि जन्म से भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? बिल्कुल सिंपल, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के नियम पर। मैंने 3 नियम बताया था, हमने थॉर्नडाइक ने दिया तत्परता का, रेडीनेस का नियम, प्रभाव का, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। किसी क्रिया को बार बार दोहराने का मतलब ही होता है अभ्यास करना, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बालक में शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है, तो क्या है? वो होगा आपका बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट। कि इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर हम किसी बालक में शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान को देख सकते हैं। तो ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कोई बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या प्रतिभाशाली है या जो है नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो इसमें से क्या होता है? ठीक है, ये भी लर्निंग थ्योरी से है, बेसिकली जो लर्निंग थ्योरीज है ना, उसी से आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया है। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसको आप इस तरह से समझिएगा कि जब जो है एक्शन होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन के ऊपर बेसिकली ये चीज़ है, तो संबंधित जो रिलेशन बन जाता है यहाँ पे, रिलेशन के ऊपर ये काम बनता है। तो रिलेशन से ही, जैसे यहाँ पे एक बालक है, एक बालक ने एक बिजली को डंडे, बिल्ली है गाइस माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ अ कैट, कैट को डंडे से मारा। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो वो क्या है, उसके का जो रिलेशन बन जाता है, तो बिल्ली को लगेगा कि बालक मुझे डंडे से मार देगा, तो एक रिलेशन बन गया, एक ये सहज रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से इसको, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? संबंध सहज की क्रिया द्वारा सीखना। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वनन का लक्षण है। सबसे पहली चीज़ तो गाइस ये क्वेश्चन आता है कि जो पुनर्वनन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने दिया था, याद रखना। बहुत बार ये चीज़ आ चुकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पुनर्वनन का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट है, पुनर्वनन शब्द, पुनर्वनन सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने दिया था। पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया आपका। अब है कि जो क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वनन का लक्ष्य क्या है? आपसे यहाँ पे एम्स और एग्जेक्टिव पूछ हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रणोद का ह्रास, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था तो वो था प्रणोद का ह्रास, ठीक है। तो साथियों अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब 21 क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि जो मंद बुद्धि डल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, डल यानी कि जो बहुत ही पिछड़े बालक होते हैं, हालांकि पिछड़ों को बैकवर्ड कहा जाता है, ध्यान रखना। ये टर्मन के द्वारा जो आईक्यू का टेबल दिया था उन्हें अलग अलग कैटेगरी दी थी। यहाँ पे जो डल की बात की है, जो मंद बुद्धि है, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है, ठीक है, यानी कि 30, 40, 50 इस तरह की होती है उनकी, 70 से कम। तो मंद बुद्धि बालकों की आईक्यू होता है। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? मूर्ख, जड़ बुद्धि, पिछड़े, मंद बुद्धि बालक। तो जो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ बालक, जो जड़ बुद्धि होते हैं, ठीक है। 0 से 25 जिसकी होते हैं वो जड़ बुद्धि होती है। इसके जो ऊपर होते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है, इससे जो ऊपर होते हैं उनको मंद बुद्धि, और इनसे जो ऊपर उनको पिछड़ा बालक कहते हैं, ठीक है। तो ये आईक्यू का टेबल भी हमने करवा रखा है, तो आईक्यू के टेबल से भी इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर भी पहले भी हमने किया था, तो क्या है? वातावरण, ठीक है। इन्वायरमेंट का मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख पाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुकरण द्वारा, ठीक है। अनुकरण के द्वारा मतलब खुद फॉलो करके जो बालक है वो अच्छे आदर्श सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है, बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो जो क्वेश्चन है गाइज, मैंने बहुत बार बताया आपको कि इस तरह क्वेश्चन जिसको हम CDP कहते हैं, साइकोलॉजी का ही एक भाग है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें कि आपकी कॉमन सेंस को चेक किया जाता है, ठीक है ना।
इसमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को ढंग से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को रीड कर लेना है और फिर देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि आपको चेक किया जाता है कि जब आप शिक्षक बनेंगे उसके बाद आपके पास कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपसे पूछा गया कि आपकी कक्षा में कोई बालक है, उसका जो मतलब बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तू तड़ाक से किसी के साथ भी बात करता है, तो बालक के इस अशिष्ट मतलब कि अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को रीड करना है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग क्या गलत कर लेते हैं, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल पहला ही ऑप्शन, जैसे मान लो कि उनको ठीक लगे भाई पहला ही ऑप्शन पढ़ लिया, बाकी पढ़ेंगे नहीं, सीधे ही पहले को टिक करेंगे, जबकि इनमें जो है कई बार 2 से 3 ऑप्शन भी ठीक होते हैं। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उसको ढूंढना जो उन तीनों में से सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें आपको पहले सबसे पहली चीज़ याद रखना है, सीडीपी के क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा। तो इस तरह का कोई बच्चा है वो अनुचित व्यवहार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइकोलॉजी कभी भी इस तरह का जो दंड होता है, शारीरिक दंड, प्रताड़ित करना चाहे वो मानसिक तौर पे, इसकी अनुमति नहीं देता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। मतलब साइकोलॉजी में जब भी आपको शारीरिक दंड, प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से टॉर्चर करना, इस तरह की कोई चीज़ें होगी ना, तो वो पहले ही नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी इन चीज़ों को समर्थन ही नहीं करती है। इसीलिए आप देखेंगे वर्तमान समय में स्कूलों में छात्रों इत्यादियों को मारने पर बैन किया गया है, क्योंकि ये सारी की सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिद्धांत के विरुद्ध है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर सी है, बालक को समझाएगी कि अपने से बड़ों को आप खा जाता है तथा साथ ही आपसे अपने से भी बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। मतलब बच्चे को भी सिखाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है और खुद भी जो है अपने से बड़ों को कभी भी भूलकर तू तड़ाक से बात नहीं करेंगे। ये चीज़ है, ये हो सकता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। ये भी सही है ऑप्शन नंबर डी कि आप जो छोटे बच्चों को भी आपसे संबोधित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि आप उस बच्चे को भी समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, और साथ ही अपने व्यवहार में भी आप ये चीज़ें लाएंगे कि आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बात किस तरह से करनी है, क्योंकि बच्चे जो भी हमने पीछे पढ़ा ना क्वेश्चन कि अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो सीडीपी के इस तरह क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन होते हैं गाइस, जो मैंने पहले क्वेश्चन किया ना बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगानी है और फालतू का नंबर मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, आप जानते हैं कि टेट में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए 90 नंबर चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके 85 से लेकर 89 नंबर आ जाते हैं, चूँकि उनका टैट क्रैक नहीं होता, क्योंकि टैट में 90 नंबर चाहिए मिनिमम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक। कि किसी भी बालक में अगर पिछड़ेपन का कारक नहीं है तो वो राजनीति यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि शारीरिक स्वभाव संबंधी कि उसका जो स्वभाव किस तरह का और वंशानुक्रम, ये तीनों के तीनों पिछड़ेपन के ही कारक है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से संबंध रखते हैं, जबकि जो राजनीतिक यहाँ पे ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये इसका कारक नहीं है। साइकोलॉजी में इसकी बात ही नहीं होती है पॉलिटिक्स की। तो देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। तो जो डेटिंग शब्द है ये किससे संबंधित है, तो एडोलसेंस से ये संबंधित है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। तो ठीक है, तो डेटिंग शब्द किससे संबंधित है, ये जो है किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, हालांकि गेस्टाल्ट वाले जब हमने सिद्धांत बताया था तभी हमने बताया था कि इसका मतलब होता है पूर्णाकार, यानी कि एज ए होल। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंप्लीट रूप में समझना, पूर्ण रूप से समझना। ठीक है, गेस्टाल्ट वाला सिद्धांत कहता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप जो है फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि भाई जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये माफ़ कीजिएगा, जो ये सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ये कहता क्या, ये कहता है कि बच्चों को इसके क्वेश्चन करवाने से पहले आप ट्राइंगल के बारे में बताइए, फिर एरिया के बारे में बताइए, फिर आप बताइए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को डीप समझिए पूर्ण रूप से। उसके बाद जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे बच्चे, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन को करिए। इस तरह के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसको पूर्णाकार कहते हैं। ठीक है, बर्दिमर, कोहलर, कोफा इत्यादि गेस्टाल्टवादी कुछ एक साइकोलॉजिस्ट थे, कई बार इनके डायरेक्ट नाम पूछा जाता है। तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जो भी इसके जनक है उनका नाम जाना जाता है। तो डिटेल लेक्चर चाहिए तो फिर से कहूँगा यार, हमारी प्लेलिस्ट की जो वीडियो है साइकोलॉजी की उसको वॉच कर ले, वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, वरना इस तरह से आपको समझ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है
तो सबसे जो जटिल अवस्था है डेवलपमेंट की वो कौन सी है? तो क्या साथियों, ये है किशोरावस्था। क्यों है कि किशोरावस्था में बहुत सारे चेंज आते हैं, फिजिकली बहुत सारे चेंज आते हैं, मेंटली भी बहुत सारे चेंज आते हैं। तो ये जो सबसे जटिल अवस्था कहा जाती है, इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं। ठीक है, संघर्ष और तूफान। इस अवस्था में बच्चे को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल, अस्थिरता की अवस्था भी इसको कहते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब बच्चा को खुद समझ नहीं आता उसको इस अवस्था में क्या करना चाहिए। तो विकास की सबसे, अगर जटिल पूछा हो, कभी कठिन कहते हैं, कभी अस्थायी कहते हैं, मतलब इस तरह की अवस्था कौन सी होती है? तो ये किशोरावस्था होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जैसे लड़का हो चाहे लड़की, उनमें जो है फिजिकली बहुत सारे चेंज होते हैं, हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स का विकास होने लग जाता है। मेंटल तौर पे भी, जो मानसिक तौर पे हैं, उसमें भी जो बहुत सारा विकास होता है। तो इसलिए इस तरह की सबसे कठिन अवस्था जो होती है, क्यों होती है इतनी कठिन? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। ठीक है, इतने विकास को वो सहन नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो किशोरावस्था में ये सारे परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण है? अगेन CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें आपको कॉमन सेंस लगानी है। क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिक मूल्य मतलब जो मॉरल ड्यूटीज़ है, यानी कि जो मॉरल वैल्यू है, आपकी मॉरल वैल्यू है समाज के प्रति, उसमें आपका जो अध्यापक के होने के नाते आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझे, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक का दायित्व है कि वो स्वयं को नैतिक बनाए, ये भी ठीक ही है। आपको मोस्ट अप्रिशिएट आंसर ढूंढना, जब भी मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो 2 से 3 भी इसमें राइट, चारों भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा वाला ढूंढना है। क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर? तो ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक का दायित्व है कि वो स्वयं भी नैतिक हो, व छात्रों को भी नैतिकता बनाए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वो जो है यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है। शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन शायद गलत है। यहाँ पे इस तरह का होगा कि नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं है यहाँ पे सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शिक्षक की नैतिकता के प्रति परवाह नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तब ये राइट आंसर, जबकि A, B, C, माफ़ कीजिएगा, A, B और D, जो ये 3 ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही दृष्टिकोण एक शिक्षक के नैतिकता या मॉरल वैल्यू के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो साथियों, ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, या फिर आप हमारे चैनल में रेगुलर वीडियोज़ वॉच करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हाथ जोड़ से आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय